1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 और 7 से नहीं कटती? अगर दिमाग में तुरंत 21 का आंकड़ा आ रहा है तो यार ये उसी अदृश्य जाल का हिस्सा है जिसमें 90% उम्मीदवार फंस जाते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी जाल को काटने वाले हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस जाल का गणित के किसी मुश्किल फॉर्मूले से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से एकाग्रता और कह सकते हैं कि इंसानी दिमाग के शॉर्ट सर्किट होने का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित और एप्टीट्यूड को डिकोड करना, खासकर एसएससी, सीजीएल और कैट जैसी परीक्षाओं के लिए। और इसके लिए हमारे पास आज शोध सामग्री का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास अनअकैडमी के नोट्स हैं, जयपुरिया इंस्टीट्यूट के कैट शॉर्टकट्स हैं, पीडब्ल्यू स्टोर की 2026 की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है, क्रैकू की ट्रिक्स हैं और रैंकर्स गुरुकुल के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। इतनी अलग अलग तरह की सामग्री को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। सही बात है। और इस चर्चा का मिशन भी बहुत साफ है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो बस इस विश्लेषणात्मक खेल को समझने के उत्सुक हैं, उन्हें यह बताना कि गणित अब सिर्फ रटने या मजदूरी वाले कैलकुलेशन का विषय नहीं रहा। ये हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का विज्ञान बन चुका है। और यार, इसी स्मार्ट वर्क की शुरुआत उस ट्रैप से होती है जिसका जिक्र आपने अभी शुरुआत में किया था। रैंकर्स गुरुकुल के ट्रांसक्रिप्ट में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का वो सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। हाँ, वही सवाल ना कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 और 7 से नहीं कटती। हाँ, वही। मतलब जब मैंने पहली बार ये सवाल देखा तो मेरे दिमाग ने भी वही सामान्य रास्ता चुना। कोई भी सोचेगा कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बिल्कुल, पहली वृत्ति यही होती है ना? और चूंकि सवाल में 2, 3, 5 और 7 को छोड़ने की बात हो रही है, तो सीधे 25 में से इन 4 को घटा दो तो उत्तर 21 मान लिया जाता है। लॉजिक एकदम सही लगता है। और यहीं पर परीक्षक हमारे दिमाग के ऑटो पायलट मोड में जाने की आदत का फायदा उठाते हैं। देखो, लॉजिक सही लगता है, लेकिन ये अधूरा है। गणितीय परिभाषा के अनुसार संख्या 1 ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य। ओहो, हाँ, वो तो प्राइम है ही नहीं। बिल्कुल, वो उन 25 अभाज्य संख्याओं की गिनती में आती ही नहीं है। और क्योंकि वो 2, 3, 5 या 7 से भी नहीं कटती, इसलिए उसे भी उस सूची में जुड़ना होगा। एकदम सही। 21 अभाज्य संख्याएं और साथ में संख्या 1, तो सही उत्तर 21 नहीं बल्कि 22 है। यार, ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला था, है ना? ये सवाल आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं कर रहा है। ये तो बस इस बात का परीक्षण है कि दबाव की स्थिति में आपका दिमागी रडार कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। मतलब फॉर्मूले रटने से पहले हमें समस्याओं को देखने का चश्मा ही बदलना होगा। हमारे स्रोत हमें पारंपरिक समीकरणों से दूर हटाकर लॉजिकल इंट्यूशन की ओर ले जाते हैं। क्रैकू के नोट्स में एक औसत उम्र वाला सवाल है जिसने मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, आप वो माँ और 2 भाइयों की उम्र वाले सवाल की बात कर रहे हैं। हाँ, वही सवाल ये था कि 2 भाइयों की औसत आयु 9 वर्ष है। जब उनकी माँ उनके साथ आ जाती हैं तो ये औसत 9 वर्ष और बढ़ जाता है। माँ की उम्र क्या है? अब मेरी तो आदत वही स्कूल वाली है, तो मैंने तुरंत कॉपी पेन उठाया और समीकरण बनाने लगा, जो कि बहुत ही लंबी और उबाऊ प्रक्रिया है। पहले x और y मानना, फिर दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना बराबर 9 लिखना। परीक्षा में इतना समय कहाँ होता है? वही तो। लेकिन क्रैकू ने जो तार्किक तरीका सुझाया है वो किसी समीकरण के बजाय स्थिति की कल्पना करने पर जोर देता है। मतलब जरा इसे विजुअलाइज करें। औसत 9 है, माँ के आने से औसत 9 और बढ़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि नया औसत 18 हो गया है। इससे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक कमरे में 2 भाई बैठे हैं, दोनों के पास 9-9 साल हैं। माँ कमरे में आती हैं और उनके आने से कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का औसत 18 हो जाता है। इसका मतलब है कि माँ सिर्फ अपने हिस्से के 18 साल लेकर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल नहीं। अगर वो सिर्फ 18 लाती तो बाकी दोनों भाइयों के पास तो अभी भी 9-9 ही रहते ना, औसत तो नहीं बढ़ता। हाँ, माँ अपने लिए 18 साल लाती हैं और साथ ही उन 2 भाइयों के लिए भी 9-9 साल यानी कुल 18 साल अतिरिक्त लेकर आती हैं, ताकि हर कोई 18 के स्तर पे आ जाए। एकदम। तो माँ अपने 18 लाईं और बच्चों के लिए 18 लाईं। कुल मिलाकर 18 और 18 हो गए 36 वर्ष। बिना पेन उठाए जवाब आ गया और समय भी बच गया।
हाँ यार, मतलब समीकरण से सवाल हल करना ऐसा है जैसे भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, हर रेड लाइट पर रुकना। जबकि ये लॉजिकल तरीका सीधे हेलीकॉप्टर लेकर मंजिल पर पहुंचने जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। क्या हमारे स्कूलों में हमें जानबूझकर गणित का लंबा तरीका सिखाया गया? मुझे नहीं लगता कि वो गलत थे। सही कहा आपने। स्कूल का ढांचा बुनियादी बातों को गहराई से समझाने के लिए बना है। वहां ये देखा जाता है कि क्या प्रक्रिया समझ में आई या नहीं, लेकिन जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की आती है तो नियम बदल जाते हैं। हाँ, वहां परीक्षक ये नहीं देखना चाहते कि किसे एक्स और वाई का समीकरण बनाना आता है। बिल्कुल, वे ये देखना चाहते हैं कि किसके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो सेकंडों में पैटर्न पहचान सके। लेकिन देखिए, लॉजिक और विजुअलाइजेशन तो छोटे सवालों में काम आते हैं। जब सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं, जहां व्यापार के लंबे चौड़े आंकड़े होते हैं, वहां सिर्फ कल्पना करने से तो काम नहीं चलता ना। हाँ, वहाँ एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और हमारे स्रोत इस स्ट्रक्चर को अनुपात या रेशियो का नाम देते हैं। रेशियो? अनुपात को अक्सर लोग सिर्फ दो चीजों की तुलना मानते हैं, लेकिन असल में ये एक नॉइस कैंसलिंग हेडफोन की तरह है। जब डेटा बड़ा और डरावना होता है तो अनुपात उस डेटा के शोर को खत्म करके उसे सबसे आसान रूप में ले आता है। यार, इस शोर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण मुझे रैंकर्स गुरुकुल के ट्रांसक्रिप्ट में मिला। एक बेकरी का सवाल था जिसे पढ़कर ही किसी के पसीने छूट जाएं। हाँ, वो 5000 केक वाला सवाल। हाँ, सवाल कुछ यूं है कि एक बेकरी ने 5000 केक बनाए, जिनकी कुल लागत 2.5 लाख रुपए आई। प्रमोशन के लिए उन्होंने 500 केक मुफ्त में बांट दिए। अब उनके पास 4500 केक बचे। डेटा काफी बड़ा हो रहा है। और सुनिए, उन्होंने बचे हुए हर केक का बाजार मूल्य 75 रुपए तय किया और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने 9 खरीदो एक मुफ्त पाव का ऑफर भी चला दिया। अंत में पूछा गया है कि बेकरी का कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। अब अगर कोई इसे पारंपरिक तरीके से हल करने बैठेगा तो वो पहले 4500 को 75 से गुणा करेगा, फिर उसका 20% निकालेगा। हजारों और लाखों की संख्याओं में उलझकर वो अपना कीमती समय बर्बाद कर लेगा। यही तो जाल है। लेकिन आदित्य सर ने इसे अनुपात से हल करने का जो तरीका बताया है, वो सच में आंखें खोलने वाला है। 2.5 लाख या 4500 जैसे बड़े नंबरों से गुणा भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें बस एक एक करके हर कदम का अनुपात बनाना है। तो चलिए इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले मात्रा का अनुपात देखते हैं। बेकरी के पास शुरुआत में कितने केक थे? 5000। लेकिन असल में उन्होंने बेचे कितने? 4500, क्योंकि 500 तो मुफ्त बांट दिए थे। क्या मतलब 10 रुपए की चीज पर 9 रुपए मिले, ऐसा मान लेते हैं। अब कीमत की बात करते हैं। 2.5 लाख रुपए में 5000 केक बने, यानी एक केक की लागत आई 50 रुपए। लेकिन बेकरी ने उसका मूल्य रखा 75 रुपए। तो कीमत का अनुपात 50 और 75 हुआ, जिसे काटने पर 2 और 3 का अनुपात मिलता है। सही है। अब आते हैं डिस्काउंट पर। 20% का डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए की चीज 80 में बेची गई। इसे अनुपात में बदलें तो ये 5 और 4 हो जाता है। यहाँ तक तो सब समझ में आता है, लेकिन यार ये जो 9 खरीदो एक मुफ्त पाव वाला हिस्सा है, इसे अनुपात में कैसे बदलेंगे? यहीं पर दिमागी कसरत होती है। जरा सोचिए, 9 खरीदो एक मुफ्त पाव का असल में क्या मतलब है? एक ग्राहक अपनी कार में 10 केक रखकर ले जा रहा है, लेकिन उसने पैसे सिर्फ 9 केक के दिए हैं। अच्छा, इस नजरिए से देखना है। हाँ, अब इसे बेकरी के नजरिए से देखें। बेकरी के गोदाम से 10 केक कम हुए, लेकिन गल्ले में पैसे सिर्फ 9 केक के आए। तो ये अनुपात सीधा 10 और 9 का हो गया। क्या बात है। तो अब हमारे पास 4 छोटे अनुपातों की एक चेन है। मात्रा का 10 और 9, कीमत का 2 और 3, पहले डिस्काउंट का 5 और 4 और दूसरे डिस्काउंट का 10 और 9। अब बस इन सब को आपस में गुणा करना है। और मजे की बात यह है कि जब इन छोटे अनुपातों को एक के नीचे एक रखकर तिरछा गुणा या कैंसिल करते हैं तो कई संख्याएं आपस में कट जाती हैं। अंत में सब कट पिट कर एक बहुत ही छोटा अनुपात बचता है। गणना करने पर सीधा जवाब आता है 2.8% का नुकसान। जो सवाल 5 मिनट ले सकता था, वो बस 30 सेकंड में हल हो गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक शंका पैदा होती है। क्या ये तरीका परीक्षा के भारी दबाव में गलती कराने वाला नहीं है? मतलब अगर किसी ने जल्दीबाजी में 10 और 9 की जगह 9 और 10 लिख दिया तो पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। ये डर वाजिब है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो पारंपरिक तरीके में गलती की गुंजाइश कहीं ज्यादा है। लाखों की संख्याओं को बार बार गुणा भाग करने में एक जीरो भी छूटा
तो पूरा उत्तर गलत हो जाता है। अनुपात का तरीका उस बड़े डेटा के शोर को खत्म कर देता है। अनअकैडमी के नोट्स में भी इस शोर को खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा था। वो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों वाला सवाल था ना। सवाल ये था कि किसी परीक्षा में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 2 और 1 है। अगर 50 कम आवेदन आते और 25 कम लोग चुने जाते तो ये अनुपात 9 और 4 हो जाता। कुल कितने आवेदन आए? अब इसे पारंपरिक तरीके से x मानकर हल करना तो बहुत लंबा है। और यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम आता है। पुराने अनुपात से कुल हिस्से 3 बनते हैं, नए अनुपात से नए कुल हिस्से 13 बनते हैं। अब इन अनुपातों को उन वास्तविक संख्याओं के साथ रखकर तिरछा गुणा किया जाता है। कोई लंबा समीकरण नहीं, सीधे 1 यूनिट का मान निकल आता है। 1 यूनिट 125 के बराबर आती है, तो कुल 3 यूनिट यानी 375 आवेदन आए थे। ये पैटर्न को पहचानने के बारे में है, मजदूरी करने के बारे में नहीं। एकदम सही। लेकिन यार, अनुपात बनाना और पैटर्न पहचानना तो हमने सीख लिया, पर अंत में गुणा या भाग तो करना ही पड़ता है। और परीक्षा का समय बहुत ही क्रूर होता है। एक सवाल के लिए औसतन 36 सेकंड ही मिलते हैं। ऐसे में अगर दिमागी गणना की गति धीमी है तो सारी तार्किक सोच धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल। गति ही वो हथियार है जो इस युद्ध के मैदान में काम आता है, और इसीलिए कैलकुलेशन हैक्स इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। PW स्टोर की रणनीति गाइड में 999 से गुणा करने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक दी गई है। मान लीजिए किसी सवाल के अंत में 654 को 999 से गुणा करना है। देखने में ये बहुत समय लेने वाला लगता है। हाँ, बहुत डरावना नंबर है। लेकिन ट्रिक ये है कि सबसे पहले 654 में से 1 घटाएं, तो मिला 653। ये उत्तर का पहला आधा हिस्सा बन गया। अब इस 653 के हर एक अंक को 9 में से घटाना है। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, और 9 में से 3 गए तो 6। इन तीनों को पहले हिस्से के आगे लिख दें। पूरा उत्तर हुआ 6,53,346। पलक झपकते ही जवाब आ गया। ये देखने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझना भी जरूरी है। ये जादू नहीं, बल्कि बुनियादी बीजगणित है। असल में कोई भी 654 को 999 से गुणा नहीं कर रहा है, वे बस उसे 1000 - 1 से गुणा कर रहे हैं। तो ये ट्रिक असल में उस बीजगणित को दिमाग में तेजी से करने का एक तरीका मात्र है। बिल्कुल, ये वैदिक गणित की ट्रिक्स किसी रूबिक्स क्यूब को हल करने जैसी हैं। अगर कोई बिना सोचे समझे एक एक रंग मिलाने बैठेगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन अगर उसे पैटर्न पता है कि कौन सी परत कैसे घुमानी है, तो बस कुछ सेकंड्स में काम हो जाता है। अनअकैडमी के नोट्स में आवृत्ति दशमलव यानी रेकरिंग डेसिमल्स का जो हैक है, वो भी ऐसा ही एक एल्गोरिदम है। हाँ, वो n बराबर 0.369, और ये 369 बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो सच में डराने वाला सवाल है। और ऊपर से पूछा गया था कि 1/n और 1/m का मान क्या होगा। अगर किसी को रूबिक्स क्यूब का एल्गोरिदम नहीं पता तो वो इसे छोड़ ही देगा, लेकिन नियम बहुत सीधा है। दशमलव के बाद जितने अंक बार बार दोहराए जाते हैं, भिन्न बनाते समय उनके नीचे उतने ही 9 आते हैं। अच्छा। चूंकि यहाँ 3, 6, 9 3 अंक हैं जो दोहराए जा रहे हैं, तो n का मान सीधे तौर पर 369/999 बन जाता है। इसी तरह m का मान भी बन जाता है। अब चूंकि सवाल में 1/n पूछा गया है, तो बस भिन्न को पलट देना है और जोड़ देना है। यार, ये सच में कमाल का दिमागी शॉर्टकट है। इसी तरह का एक और ट्रैप रैंकर्स गुरुकुल ने बताया है, पन्नों की गिनती के बारे में। सवाल ये था कि 260 पन्नों की किताब में अंक 5 कितनी बार टाइप होगा। आमतौर पर कोई भी इसे गिनने बैठ जाएगा, 5, 15, 25, जो कि समय की सरासर बर्बादी है। यहाँ हिस्सों में सोचना आना चाहिए। ये एक तयशुदा नियम है कि 1 से 100 तक की गिनती में कोई भी अंक 20 बार आता है। तो 1 से 100 तक 5 आया 20 बार। तो इसका मतलब 101 से 200 तक भी 5 फिर से 20 बार आएगा। सही है। अब बचे 201 से 260 पन्ने। इसमें 5 कितनी बार आएगा? 205, 215, ऐसे गिनने पर ये 16 बार आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो स्रोत में विशेष रूप से बताया गया है। 55, 155 जैसे नंबरों में अंक 5 2 बार आता है। अक्सर जल्दीबाजी में से एक ही बार गिना जाता है। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर 20 + 20 + 16 56 बार।
ये सब मेंटल मैपिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन यार, यहाँ रुककर एक बड़ा सवाल पूछना जरूरी है। हमने तार्किक सोच समझ ली, अनुपात के शॉर्टकट्स जान लिए, कैलकुलेशन की गति भी बढ़ा ली, लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर कोई गलत दिशा में दौड़ रहा हो? गति कितनी भी तेज हो, अगर दिशा गलत है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ये एक बहुत ही सटीक बात है, और यहीं से हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, 2026 की रणनीति और मेटा गेम। परीक्षा सिर्फ सवालों को हल करना नहीं है, बल्कि ये जानना भी है कि कौन से सवाल हल करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। PW स्टोर की रिपोर्ट SSC CGL के वेटेज का बहुत ही स्पष्ट चित्र पेश करती है। इस रिपोर्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। टियर 1 में तो अभी भी ज्यामिति, क्षेत्रमिति और बीजगणित का दबदबा है। लेकिन टियर 2, जो असल में नौकरी तय करता है, उसमें एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है। आप सांख्यिकी और प्रायिकता की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। इससे 2 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये अब रैंक मेकर बन गया है। जो छात्र पुरानी रणनीति पर चल रहे हैं, वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो मेटा गेम समझ रहे हैं, वे जानते हैं कि ये नया विषय उन्हें दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है। इस दिशा को सही रखने के लिए PW स्टोर ने एक 30 दिन का रिवीजन प्लान भी दिया है। इसे 4 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। पहले 10 दिन हाई यील्ड फाउंडेशन के लिए रखे गए हैं, जहां ज्यामिति जैसे भारी विषयों पर जोर दिया जाता है। फिर अगले 10 दिन एडवांस्ड स्प्रिंट, जहां सांख्यिकी और प्रायिकता जैसे नए विषयों को गहराई से कवर किया जाता है। इसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी ड्रिल आती है, जहां इन कैलकुलेशन हैक्स को असल सवालों पर आजमाया जाता है। और अंत में फुल सिमुलेशन। ये रणनीति मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मजबूत लगती है मुझे। हाँ, ये पहले बेस बनाती है, फिर धार लगाती है। जयपुरिया इंस्टीट्यूट के कैट नोट्स भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। उनका कहना है कि ज्यामिति बिना तैयारी के परीक्षा में जाने पर एक बुरे सपने जैसी लगती है, लेकिन अगर इसकी ठीक से तैयारी की जाए तो ये सबसे आसान विषय बन जाता है। पर यार, यहाँ एक दुविधा सामने आती है। हर किसी के पास समय तो सीमित ही है, तो जो विषय लो प्रायोरिटी वाले माने जाते हैं, जैसे नाव और धारा वाले सवाल, क्या उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना एक समझदारी भरी रणनीति है? जयपुरिया इंस्टीट्यूट के नोट्स इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। वे इसे वेन डायग्राम के नियमों से समझाते हैं। जैसे हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, वैसे ही हमें अपनी तैयारी और समय को भी ओवरलैप करना चाहिए। संसाधनों के सही ओवरलैप का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, मान लीजिए कि उपलब्ध समय एक यूनिवर्सल सेट है। अब इस समय का सबसे बड़ा हिस्सा यानी मैक्सिमम ओवरलैप उन विषयों पर होना चाहिए जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, लेकिन लो प्रायोरिटी वाले विषयों के लिए 0 ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ना है? बिल्कुल नहीं। उनके लिए मिनिमम ओवरलैप रखें। कम से कम उनके बुनियादी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जरूर समझें, ताकि अगर परीक्षा में उस लो प्रायोरिटी विषय से कोई बहुत ही आसान सवाल आ जाए तो वो छूटे नहीं। एकदम। इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हर विषय पर बराबर समय नहीं देना है, बल्कि ये देखना है कि कहाँ से कितने नंबर आ रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये साफ हो जाता है कि सफलता सिर्फ आंख मूंद कर रटने से नहीं मिलती। हमने देखा कि कैसे स्कूल वाले समीकरणों की जगह लॉजिक को चुनना समय बचाता है, कैसे बेकरी वाले डरावने बेटा को अनुपात से शांत किया जा सकता है, और हमने वैदिक गणित से स्पीड बढ़ाना भी सीखा और मेटा स्ट्रैटेजी को भी समझा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। मतलब, क्या ये सारी ट्रिक्स और रणनीतियां सिर्फ एक परीक्षा पास करने तक सीमित है? ये सच में एक सोचने वाली बात है। अक्सर लगता तो यही है कि ये सिर्फ परीक्षा के दिन काम आने वाले शॉर्टकट्स हैं। पर असल में हो ये रहा है कि ये सारी प्रक्रियाएं चुपचाप हमारे दिमाग की वायरिंग बदल रही हैं। जरा कल्पना करें, जीवन में जब कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो वहां कोई XY का समीकरण काम नहीं आता। वहां यही अनुपात की समझ, संभावनाएं और हाई प्रायोरिटी वाली सोच सही फैसला लेने में मदद करती है। यार, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जब कोई शेयर बाजार में निवेश करता है तो वहां भी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और सक्सेसिव डिस्काउंट का ही गणित चल रहा होता है ना। एकदम। परीक्षा तो केवल एक बहाना है दिमाग को तैयार करने का। असली परीक्षा वो नहीं है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होती है। असली परीक्षा ये है कि इस तार्किक सोच का असल जिंदगी की अनिश्चितताओं में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली बार जब कोई उलझा हुआ सवाल सामने आए तो ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल है या दिमागी कसरत का वो हिस्सा है जो जीवन की किसी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें तैयार कर रहा है। सही कहा।
इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई रणनीतियों को समझते रहना और अपनी सोच को नया आकार देते रहना ही असली सफलता है।